कल कौन कौन नहीं आया था इसमें से? सब आए थे? आई थी कल? सब आए थे ना? आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल तो पढ़े थे हम लोग कुछ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, कितने नगर हैं, कहाँ तक विस्तार था, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूरब में कौन, पश्चिम में कौन, कौन कौन सी सीमाओं को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो एक मुख्य नगर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। पीछे आवाज आ रहा है पीछे, सूरज पीछे देखिएगा। मोहनजोदड़ो को हम देखा कि एक नगर है। अधिकांश जितने भी नगर थे वह दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में बटा हुआ था तो हम इसको पहली बात बता सकते हैं कि दो भागों में बटा हुआ था। पहला दुर्ग वाला भाग और दूसरा होता था कौन सा वाला भाग? निचला भाग, मतलब इसको निचला शहर बोलते हैं। तो हर नगर दो भागों में बटा हुआ था। दुर्ग वाला भाग की हम बात करें तो यह पूरी तरह से बाउंड्री में एक तरह का विशेष सुरक्षित बाउंड्री के अंदर रहा करता था और ये एक मंच में, मतलब एक ऊंचाई में स्थित हुआ करता था और एक प्रकार का विशाल चबूतरा हुआ करता था। इसके ऊपर घर बनाए जाते थे। चबूतरा में विशेष प्रकार के बड़े ईंटों का प्रयोग हुआ करता था जो कि कच्ची ईंट हुआ करते थे मगर काफी अधिक मजबूत हुआ करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मोहनजोदड़ो नगर व्यवस्था को समझाइए। तो ये समझाने वाली बात है कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वह दो भागों में बटा हुआ था। पहला ऊंचे वाले क्षेत्र जिसको दुर्ग कहा गया है, हम इसको किले के रूप में भी जानते हैं, और दूसरा निचला शहर जो निचले शहर थे, है ना। तो यहाँ पर दुर्ग वाला शहर की हम बात कर रहे हैं कि यह विशेष प्रकार के चबूतरों के ऊपर घर बनाया जाता था। घर एक मंजिला भी होते थे, दो मंजिला भी होते थे। उस समय के हड़प्पा सभ्यता का जो हम लोग देखे थे कितना था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है ये, है ना, ठीक है। तो उस समय ईंट से घर बनाए जाते थे। चबूतरों के लिए कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था मगर ये काफ़ी अधिक बड़े होते थे सामान्य ईंटों की अपेक्षा और काफ़ी अधिक मजबूत हुआ करते थे और एक विशेष प्रकार का सुरक्षा दीवार हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यह दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का विशाल बाउंड्री हुआ करता था। तो इसमें आप कल्पना लगा सकते हैं कि अगर यहाँ जो मजदूर है एक दिन में 1 घन मीटर मिट्टी को पाटता था, 1 घन मीटर मिट्टी ढोता था, एक जो है 1 घन मीटर मिट्टी ढोता था। तो सोचिए इतना बड़ा चबूतरा बनाने के लिए, इतना विशाल जो सुरक्षा दीवार बनाने के लिए कम से कम 40 लाख दैनिक जो श्रम लगा होगा। सोचिए 40 लाख दिन तक लगातार काम किए होंगे, कितने श्रमिक लोग लगे होंगे इस दुर्ग के निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ दुर्ग क्या था, शहर का ऊंचा स्थान। क्यों ऊंचा था, है ना। पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊंचाई में थे। कौन थे ये ऊंचाई में रहने वाले? समाज के जो अमीर तबके वर्ग थे वो लोग दुर्ग में रहा करते थे। किससे बनता था? दुर्ग की जो चबूतरा है वह कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और ईंट का आकार बड़ा होता था और यह मजबूत भी होता था, ठीक है। क्लियर हुआ। एक अगर हम इसका कल्पना लगा सकते हैं कि एक मजदूर जो है एक दिन में 1 घन मीटर मिट्टी ढोता था और सोचिए इतना विशाल श्रम दुर्ग का है, उसको बनाने में कम से कम 40 लाख दैनिक श्रम दिवस लगे होंगे, ठीक है। अब देखिए निचला शहर की बात करें, दुर्ग के नीचे निचला शहर होता था। अब दुर्ग अगर आप सोचिए उस समय आप होते, है ना। अभी हम लोग टेबल के ऊपर तो बैठे नहीं है, अब बैठे हैं, चलिए आप लोग टेबल के ऊपर आप लोगों को खड़े होने के बोल दूँ, एक को मैं नीचे रहता हूँ, तो आप समझ लीजिए, कल्पना करिए कि वो दुर्ग में है। वहाँ से जब वो खड़े होकर देखेगा तो आसपास के जो क्षेत्रों को आसानी से देख सकता है। तो दुर्ग में जो 2 मंजिला घर है उसके ऊपर जब वो खड़े हुए कोई व्यक्ति देखता तो उसको निचला शहर आसानी से दिखता, छोटे अवस्थाओं में, छोटे रूपों में। निचला शहर जो था यह दुर्ग के पास ही था
इसमें जो मकान बनते थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, निचला शहर को हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको याद करना है, हड़प्पा सभ्यता में हर नगर 2 भागों में बटा था, एक दुर्ग एक निचला, या बोल सकते हैं एक ऊंचा शहर एक निचला शहर। बन जाएगा, लिखते बन जाएगा कि भूल जाओगे, क्योंकि पढ़ रहे हो भूलने के लिए। हाँ, मैं टेस्ट लूंगा इसका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पूरा हो जाएगा तो आपको यही प्रश्न पूछूंगा मैं, मोहनजोदड़ो का शहर व्यवस्था कैसे था, है ना। तो यहां पर हम लोग क्लियर हुआ। पहला पॉइंट जो है 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग निचला शहर। याद करने में दिक्कत तो नहीं है, लिख लेगी। मात्रा सही है, सही लिखना है मात्रा। ठीक है, और इतिहास है ये, इतिहास इतिहास। ठीक है, इतिहास विषय है और इस इतिहास में छोटा थी लगा हुआ है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब आप पुस्तक में मैं चेक करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतिहास मत लिखा रहे, है ना। तो इतिहास है तो भाई इतिहास लिखिए, 12वीं स्तर का है तो मात्रा त्रुटि मत करिए, बिगड़ जाएगा। एक विषय शिक्षक को कितना तकलीफ होता है कि जब उसका विषय का नाम ही गलत लिखा जाए, है ना। तो देखिएगा, ये 2 हो गए। अब अगर हम बात करें स्थापत्य कला की बात करें, शहर की बात कर लिए, शहर के अंदर आप प्रवेश कर लिए। ठीक है निशा, शहर के अंदर प्रवेश किए कि नहीं। आपको मैं घुमाने लेकर गया हड़प्पा सभ्यता, कब 2000 ईसा पूर्व में, 2600 से इसके बीच में बोला चलिए भौगोलिक भ्रमण में हम टाइम मशीन में जाएंगे हड़प्पा सभ्यता में। जैसे मैं इंटर करूंगा, है ना, वहां पर आपको क्या दिखेगा, शहर दिखेगा। एक ऊंचा वाला भाग में दिख रहा है, एक निचला वाला भाग में दिख रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मैं बोलूंगा चलिए एक दोस्त के घर चलते हैं, आप लोग वहां जाएंगे तो आप कैसे जाओगे, डायरेक्ट रोड से उतरे और ठक जो भी नॉक किए और अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उस समय सड़कों के किनारे जो घर बने होते थे, मगर उसका जो मुख्य द्वार था सड़क की ओर नहीं खुलता था, उसके लिए आपको पीछे से जाना पड़ता था, है ना। तो देखिए, अगर मैं एक झंडा बना लूं, चलिए ये झंडा बना दिया, ये सोया हुआ झंडा है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, ये जो राहगीर है, ये रोड है, सड़क हुआ करते थे, उस सड़क के किनारे मकान बने होते थे और यहाँ पर कुआं था, हर घर में कुआं, हर घर में बोर दिखेगा भी, है ना। तो उस समय यह जो कुआं हुआ करता था, इसके लिए जाने के 2 रास्ते थे। जो राहगीर था, राहगीर क्या करता था, रोड के किनारे किनारे भी वो जाकर पानी पी के वापस अपना जहाँ जाना वहाँ जा सकता था, कोई भी उसका यूज कर सकता था, है ना। और ये जो मुख्य घर है, मुख्य घर के लिए जो आंगन है काफी विशाल बड़ा हुआ करता था आंगन। आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कहाँ से किए, इधर से नहीं किए, यहाँ पर से प्रवेश कर रहे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर से। आपको जाना था यहाँ पर, मगर यहाँ पर से हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमको यहाँ से एंट्री करना है। घर के अंदर प्रवेश किए, एंट्री किए, जैसे गए आपको पूरा मैदान जैसा क्या दिखेगा, आंगन दिखेगा। आंगन बड़े हुआ करते थे, आंगन के किनारे किनारे बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। जॉइंट फैमिली था, कमरे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और कमरे हुआ करते थे, मगर कमरे जो थे बिल्कुल ब्लॉक थे, उसमें खिड़कियां रोशनदान नहीं थी। हर कमरे में खिड़कियां या रोशनदान नहीं हुआ करती थी। आप यहाँ इंटर किए और यहाँ से अगर आप इधर जाते हैं तो आपको सीढ़ी चढ़ के दूसरा मंजिल जाना होता है। दूसरे मंजिल में भी आपको कमरे मिलेंगे, मगर उस कमरे में आपको रोशनदान खिड़कियां दिखाई दे रही है, मिल रही है। आप जैसे मैं आप लोगों को नीचे वाले कमरे में एंट्री करवाता हूँ, बोलोगे सर बहुत अंधेरा दिख रहा है ना, उमस है, जैसे ये कमरे में है ना, वैसी उमस लगेगा आपको उस समय वहाँ होता। तो वहाँ पर आपको खिड़कियाँ नहीं दिख रही, ना रोशन ना दिखे। मगर 2 मंजिला घर में अगर ऊपर आप जाते तो वहाँ पर खिड़कियाँ थी, रोशनदान हुआ करते थे।
इस कमरे में है खिड़कियां, है कि नहीं, रोशनदान है। तो वैसे ही उस कमरे में जो दूसरा मंजिल वाला था उसमें क्या था, रोशनदान खिड़कियां थी, मगर आंगन के किनारे जो कमरे थे उसमें रोशनदान खिड़कियां नहीं थी। इससे वैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता लोग क्या लगाए, मतलब क्या गेस किए, उनका ये मानना था कि हर कमरे में प्राइवेसी बने रहे, प्राइवेसी बने रहे इसलिए खिड़कियां रोशनदान नहीं लगाए जाते थे। हर कमरे के अंदर भी एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जहां पर बहुमूल्य चीजें रखा करते थे। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे फायांस। फायांस क्या था, फायांस पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न पूछता है फायांस। बहुत सारे मोहनजोदड़ो में जो कमरे मिले उस कमरे के अंदर में ये मिले फायांस। फायांस रेत या बालू का बना हुआ और उसमें रंग लगा हुआ एक विशेष प्रकार का क्या होता है, सामग्री होता है, बर्तन होता है जो छोटा होता है, जिसमें इत्र रखते थे। इत्र मतलब सेंट, परफ्यूम रखते थे उस समय के लोग। और उसके अलावा क्या रख सकते थे, उसमें मदिरा, शराब भी रख सकते थे। तो एक छोटा सा था मगर काफी अधिक बहुमूल्य था, इसको कमरे के अंदर रखा करते थे। तो ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य मतलब जो कमरे का जो बनावट था कैसा था। कल आए थे ज्यादा, 70 जी हाँ, 70 थे, 3 लोग परीक्षा नहीं दिलाई है। हाँ फिर अभी ये 3 लोग, 67। हाँ सुनिए ना, 10 तारीख को आर या पार कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। फीस लाए उनको रजिस्टर में रखिए और जो फीस नहीं लाया है उनको एकदम खाली कर दीजिए। ठीक है और मैम, खत्म। ठीक है मैम। तुम जानो तुम्हारा काम। तो देखिए यहाँ पर स्थापत्य को समझ में आया। स्थापत्य का अर्थ है भवन कैसा था। भवन में, एक विशाल भवन में क्या होता है, आंगन हुआ करता था। क्लियर, इसको याद करने की जरूरत है क्या, समझने की जरूरत है। कुछ इसमें क्या रखा है, आंगन था, आंगन के किनारे क्या थे, कमरे हुआ करते थे। और गर्मी के दिनों में जो महिलाएं होती थीं वो आंगन में खाना बनाती थी। आंगन में चूल्हा होता था, वहाँ खाना बनाती थी। और वहाँ का जो नाली था, सभी कमरे का, सभी छत का जो पानी है आंगन में आता था। आंगन में आने के बाद वो क्या, पानी कहाँ जाता था, वो बाहर में जाता था। जो रोड के किनारे नालियाँ होती थी उसमें चली जाती थी। कल्पना करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अगर आप सोचोगे कि इतिहास कठिन है, ये है, तो आप लोगों को वहाँ पर बोरिंग लगेगा। मगर कल्पना करिए कि हम टाइम मशीन, हम लोग कितने लक्की हैं आर्ट्स वाले, इतिहास में हम टाइम मशीन में चले जाते हैं। वहाँ टाइम मशीन में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा, हमारा जो मानव का इतिहास है उसको पढ़ते हैं। मानव क्या है, मानव कौन है, उसका हम इतिहास को पढ़ते हैं। कितने लक्की है ना। और आप लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, मगर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि स्थापत्य कला में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसको याद हो जाए, घर में जाकर एक बार आपको पढ़ना है और एक पेज का लिख के आना है। ठीक है, एक पेज लिख के आएंगे। लिखते समय आपको याद रखना है, मात्रा को देखना है ना। कितना बदनसीबी है कि 12वीं क्लास में आ गए हैं मगर मात्रा त्रुटि इस तरह से हो रहा है इतिहास या भूगोल का। भूगोल को भूगोल कर दे रहे हो, कितना तकलीफ होता है ना। तो उनको ध्यान देना है, जो जिनसे गलतियां हो रही हैं वो पिक्चर मेमोरी पुस्तक देखकर लिखना है। स्थापत्य है तो स्थापत्य में आपको बहुत मतलब कुछ भी नहीं लिखना है जिससे अपन को अर्थ का अनर्थ हो जाए, है ना। ये स्थापक है, स्थापत्य है, आधा स है, था पर आधा त है, या स्थापत्य। स्थापत्य कला क्या होता है, भवन के बारे में पढ़े हम लोग। इस समय भवन जो थे पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, शहर 2 भागों में बटा था। कौन कौन सा भागों में, निचला। दूसरा, स्थापत्य में देखा कि घर के अंदर एक विशाल क्या था, आंगन था। आंगन के किनारे किनारे क्या था, कमरे हुआ करते थे। उस कमरे में रोशनदान थे नहीं थे। और उस भवन में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, कच्ची की पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और अधिकांश घर के 2 मंजिला भवन हुआ करते थे, 2 मंजिला थे। उनकी जो सीढ़ियां थी वो थी। और इसके क्या मुख्य द्वार बीच से था, नहीं किनारे से था। और उसके ऊपर जाने के बाद
ऊपर में जो कमरे हुआ करते थे उसमें खिड़कियां रोशनदान हुआ करती थी। गर्मी के दिनों में महिलाएं खाना कहाँ बनाती थी? आंगन में बनाती थी। हर घर में क्या हुआ करते थे? कुआं हुआ करते थे। इस कुआं का उपयोग क्या घर वाले ही करते थे? है ना। राहगीर जो राहगीर थे वो भी इसका उपयोग कर सकते। क्या उनके लिए एक ही रास्ता था आने का? नहीं, उनके लिए अलग सा सकरा रास्ता था जिससे वो आए और पी के यूज करके निकल जाएं। तो ये स्थापत्य समझ में आया। अब तीसरा देखिएगा। तीसरा हम लोग पढ़ें। आजकल हम लोग शहरों में देखते हैं या गांव में देखेंगे, पहले हम लोग घर बना लेते हैं, फिर किसी कंपनी का कुछ कार्य चलता है, रोड के किनारे किनारे क्या करता है? वो नाली बनाता है ना। रोड के किनारे किनारे क्या बनाएगा? नाली बनाएगा। ठीक है। ये तो उस समय हम देखते हैं कि जितने भी नगर थे वो किस पद्धति पर थे? ग्रिड पद्धति पर बने होते थे, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती। देखिए काटी है ना, ये काटी है ना, 90 डिग्री है ना, यहाँ पर सीधी काटी करती थी। तो पहले उस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नालों का निर्माण। नालों का निर्माण, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है। नगर की विशेषता कैसी थी? तो नगर की विशेषता में हमको पहला नगर के प्रकार, स्थापत्य कला, और तीसरा है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण घर बनाने से पहले कर दिया जाता था। घर बनाने से पहले नाले और सड़कें बनाए जाते थे। सड़कें कैसे बनाए जाते थे? ग्रिड पद्धति पर एक दूसरे को सीधे काटा करते थे। और इस पहले फिर उसके किनारे सड़क बन गए, उसके किनारे किनारे नाले बनाए गए। आपको जब वीडियो देखोगे तो इसमें डिस्प्ले भी होगा कि नाले की जो गहराई है तकरीबन 8 मीटर तक गहरी हुआ करती थी। काफ़ी बड़े नाले हुआ करते थे। इसमें एक अंग्रेज जो है वो जब इस नाले को जब खुदाई में उत्खनन में पाते हैं तो जब वो अंदर जाते हैं तो उसमें समा जाते हैं, मतलब उनकी हाइट छोटी हो जाती है, नाले बड़े हो जाते हैं। मतलब और ये देख सकते हैं कि 8 मीटर तक गहरी हुआ करती थी नाले। सड़कों के किनारे लवसरा में हम लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे नाले हैं ना, देखे हो कि नहीं, ढके हुए हैं। उनकी हाइट कितनी होगी? कम से कम अपन आ सकते हैं घुटने तक होगी हाइट, मतलब उसका गहराई, या हम सकते हैं कमर तक आ सकती है। मगर उस समय जो थे तकरीबन 7 से 8 मीटर मतलब गहराई होती थी नालों की। नालों का क्या काम होता था? जो घर का जो पानी है, जो बरसात का पानी है, वह जो सड़कों के किनारे किनारे जो नाले थे उसमें बह जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है। हमने उसमें देखा ना स्थापत्य कला में सभी जगह का पानी कहाँ था? आंगन, आंगन से कहाँ गया? नाली में चलता, नाली से बड़े बड़े नालों में जाता था। रोड के किनारे किनारे नाले हुआ करते थे और इस नालों की सफाई भी हुआ करती थी उस समय। मगर कहीं कहीं पर साक्ष्य मिले हैं नालों की जब सफाई हुआ करती थी तो कुछ कूड़े करकट को रख दिया जाता था किनारे में, जिसको उठाया भी नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नालों का निर्माण के लिए पक्की ईंटों से बनाया जाता था। सड़कों के किनारे नाले और सड़क बनाए जाते थे। उसके बाद घर बनाया जाता था। देखिए कितने अच्छी बात है ये। पहले सड़क बनेगा, नाला बनेगा, नाली मतलब, फिर उसके बाद घर बनाए जाते थे। और जो नालियां हुआ करती थी वह शहर से दूर जाकर एक विशेष बड़े नालों में मिल जाते थे, है ना। और वह जल निकासी की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित थी, नालों में कचरा ना आए, उड़ के धूल ना आए, इसका ढका जाता था नालों को। और हर बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी निश्चित अवधि में सफाई भी किया जाता था नालों का। तो यहाँ पर क्लियर हुआ नालों का निर्माण। नालों का निर्माण किसके किनारे नालों का निर्माण होता था? सड़कों के किनारे, है ना। और सड़क कैसे बनी होती थी? ग्रिड पद्धति से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चलिए समाधान देख लेते हैं। चौथा पॉइंट डालते हैं, समाधान। कब्रिस्तान, उस समय मृतक संस्कार कैसे किया जाता था? कोई अगर खत्म होता था तो उसके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था हुआ करती थी। शव को कैसे ठिकाने लगाते थे? हाँ, कैसे लगाते थे? दफनाया जाता था। हमको
मोहनजोदड़ो में उत्खनन में कुछ प्राप्त हुए हैं कब्रिस्तान, जिसमें क्या मिले हैं, वो उसमें शंख मिले हैं। कब्रिस्तान के अंदर जिसका जहां पर शव रहा होगा वहां पर क्या मिला, शंख मिला है। स्वर्ण मिले हैं, सोने का सोना मिला है। और क्या मिला है, पंख मिले हैं, मयूर के पंख। कंघी मिला है। और इसके अलावा पाउडर लिपस्टिक तो जान ही रहे हैं, सब मिला हुआ है। दर्पण मिला है, तांबे का बना हुआ, तांबे का बना हुआ दर्पण मिला है। आपको जब पुस्तक में देखोगे आप लोग तो इस तरह से गोलाकार है, तांबे का बना हुआ दर्पण। किसका बना, तांबे का बना हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा पर, उत्तर दक्षिण जो दिशा है ना, उसी दिशाओं में ही रखा जाता था, है ना। और आप बताइएगा कि किसी व्यक्ति को दफनाया जाए या जलाया जाए तो उसका सर किधर रखा जाता है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर सर रखते हैं, नहीं पता। अरे अभी तो उस समय भी एक विशेष प्रकार की दिशाओं में रखा जाता, दफनाया जाता था। और उसके साथ उसका जो प्रिय वस्तु था उसको भी दफनाया जाता था, ठीक है। तो कब्रिस्तान हो गया। तो यहाँ पर चनहुद्रों में लिपस्टिक मिला कब्रिस्तान के अंदर। वहाँ पर मैंने तो उस दिन बताया ही कि क्या मिला है दफनाए हुए, उसका प्रिय वस्तु भी उसमें दफन किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर दफनाने का साक्ष्य मिला है। चौथा हो गया। पांचवा देखिए क्या है। पांचवा में हम देखते हैं विलासिता, विलासिता की वस्तुएं। हम बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो नगर सभ्यता की विशेषता, उस समय की विशेषता को पांचवा पॉइंट है विलासिता की वस्तुएं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था। फायांस, प्रश्न पूछेगा फायांस क्या है। एक विशेष प्रकार का बर्तन, एक विशेष प्रकार की वस्तु रखने का बर्तन, है ना, जिस पर क्या रखा जाता था, इत्र या मदिरा। उत्खनन में प्राप्त हुए हैं कि कमरे के अंदर क्या क्या मिले हैं, क्वार्ट्ज, है ना, स्फटिक, सोना, चांदी, फायांस, जेस्पर, ये जो बहुमूल्य चीज है वो कमरे से अंदर में छुपा कर, मतलब कहीं रखा गया होगा, वहां प्राप्त हुए। इससे हम जान सकते हैं कि ये बहुमूल्य जो चीजें हैं वो वाकई मूल्य की थी, महंगी थी, है ना। और यह विलासिता की वस्तुएं थी जो महंगी पाई जाती थी, ठीक है। तो इसमें आपको जानना है कि शंख भी मिले हैं। इसके अलावा छठवां पॉइंट हम देख सकते हैं। छठवां पॉइंट में देखें कि इसका व्यापार कहां कहां से करते थे। हम नगर की विशेषता बता रहे हैं। छठवां पॉइंट देखते हैं कि अगर हम विश्व का नक्शा बनाएं, है ना, विश्व का हमने नक्शा बनाया, ठीक है। विश्व का नक्शा भी है वर्तमान में। ऐसे इनसे किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं था, ना जानकारी नहीं था। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बारे में, अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र को जानते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं था, इसके बारे में नहीं था। जापान के बारे में जानकारी नहीं था, है ना, और इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं था। मगर इन क्षेत्रों से व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर है, समझ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, व्यापार किया जाता था, लिया जाता था। यहाँ पर शंख कहाँ से मंगाए जाते, बालाकोट से मंगाए जाते थे शंख, समुद्री क्षेत्रों से शंख मंगाए जाते थे। सोना कहाँ से मंगाया जाता था, दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था, है ना। चांदी मंगाए जाते थे। तांबा कहाँ से मंगाया, तांबा मंगाते थे खेतरी से। तो ये कौन सा पॉइंट है, छठवा, व्यापार। व्यापार का जो दिशा था वह कैसा था। हम देखते हैं दक्षिण भारत से मंगाए सोना, चांदी, तांबा खेतरी से मंगाए। तो ये जो वस्तुएं हैं सब व्यापार किया जाता था, शंख मंगाए जाते थे। तो आज का जो टॉपिक था मोहनजोदड़ो जो नगर है उसकी व्यवस्था कैसी थी, उस नगर का विशेषता बताया कि उस नगर में किस तरह से व्यवस्था थी, कैसा भवन था, दुर्ग कैसा था, निचला शहर कैसा था, विलासिता की वस्तुएं कैसी थी, व्यापार कैसा था,
कल तो हम लोग भोजन की और कृषि पढ़े थे, है ना। इसके अलावा हम लोग आज पूरा इस नगर की विशेषता को पढ़े हम लोग। इसमें सभी को समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। फायांस क्या है? फायांस रेत या बालू प्लस रंग बिरंगे रंगों में पाया जाता है एक विशेष प्रकार का बर्तन, छोटा होता है जिसमें इत्र या मदिरा रखा जाता था। यह बहुमूल्य होते थे, महंगे मिलते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में बटे थे। कौन कौन सा? दुर्ग और निचला नगर। ठीक है। क्या दुर्ग में किस ईंटों का प्रयोग होता था? चबूतरों में कच्ची ईंटों का, मकानों में पक्की ईंटों का। ठीक है। और हर घर में कुएं में होते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसको आप घर में जाके भी पढ़िएगा और एक पेज का लिख कर आइएगा।